बच्चों, आज का टॉपिक हमारा है टोटल थ्योरम एंड बेस थ्योरम। प्रॉपर्टी में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। और आपके एकेडमिक में आपको एक क्वेश्चन सीबीएसई में इसके बेस से मिल जाता है, तो बहुत अच्छे से फोकस होकर पढ़ेंगे, ठीक। चलिए देखते हैं। पहला है, हम बात करते हैं टोटल थ्योरम की। टोटल थ्योरम में देखो क्या करना है। मैं कहता हूं कि यार कोई भी ये इवेंट हो रहा है, ये पूरा है, जैसे कि मान लीजिए कोई इंसान कहीं जा रहा है, बाइक से जा रहा है, कार से जा रहा है ना, बस से जा रहा है, तो हम चाहे इवेंट्स को डिवाइड कर सकते हैं। उसी आने जाने के बीच में हमने माना कि एक इवेंट ये जो है, ये किसका है, एक्सीडेंट का। क्या हुआ, उसका एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक है। तो बेटा हम क्या कह सकते हैं कि हम इस इवेंट को 3 में डिवाइड कर लेते हैं। एक मान लेते हैं E1, क्योंकि वो क्या कर रहा है, मान लेते हैं E1 की बाइक से जा रहा है। एक मानते हैं बेटा E2 कि वो कार से जा रहा है। एक मान लेते हैं E3 कि वो बस से जा रहा है, ठीक है। हमने मान लिया 3 इवेंट। क्लियर बच्चों, ठीक है। तो हम देख रहे हैं यार, ये जो ए का होना है ना, जो एक्सीडेंट होने के जो चांसेस है ना, वो डिपेंड 3 चीजों में है कि किस से वो ट्रैवल कर रहा है। वो बाइक से ट्रैवल कर रहा है, वो कार से ट्रैवल कर रहा है, या वो बस से ट्रैवल कर रहा है। इस पर डिपेंड करता है कि एक्सीडेंट के चांसेस कितने क्या है। हम मान लेते हैं ये पोर्शन आपका बाइक वाला है, तो देखिए E1 आप मान लीजिए कि वो बाइक से ट्रैवल कर रहा है, E2 आपने माना कि वो कार से ट्रैवल कर रहा है, और बेटा E3 आपने माना कि वो बस से ट्रैवल कर रहा है। अब अगर मैं देखूं तो ये पोर्शन क्या है, ये पोर्शन जो है, ये जो आपको दिख रहा है पोर्शन, ये ए में और E1 में कॉमन पोर्शन है ना। तो कह सकते हैं कि जो पूरे जो ए के चांसेस होंगे, मतलब जो चांसेस होंगे एक्सीडेंट होने के, वो डिपेंड करेगा, पहला होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E1। क्लियर, क्योंकि ये पोर्शन क्या है, ए का और E1 का कॉमन पोर्शन है। अगला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E2। ये पोर्शन क्या है, इसकी बात कर रहा है। फिर अगला पोर्शन क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E3। समझ गए बच्चों, समझ गए ना बात को अच्छे से। तो और वो पोर्शन कौन सा है, वो पोर्शन ये रहा। तो हमने क्या देखा, जब हमने तीनों पोर्शन को ऐड कर दिया तो मुझे प्रोबेबिलिटी पूरी किसकी मिल गई, एक ही, मतलब कि जो चांसेस एक्सीडेंट होने के हैं वो पूरे मिल गए। क्लियर। तो अब हमने क्या सीखा था बच्चों, हमने सीखा था पिछले ही लेक्चर में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। हमने पढ़ा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E1 क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। तो इसका मतलब मैं इसे यहां ले जाके मल्टीप्लाई मार सकता हूं, तो वो क्या बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E1। समझ गए। तो बेटा हाँ, तो देखिए ये मिल गया। सिमिलरली आप ऐसे ही निकाल सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E2 क्या बन जाएगा बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E3 कितना मिल जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E3। ठीक है, क्लियर है। तो बच्चे अब मैंने क्या करना है, मैंने ये तीनों की तीनों वैल्यूज ए इंटरसेक्शन E1 इंटरसेक्शन E2 E3 ये सब मैंने बेटा कहां पुट कर देनी है, ये सब बेटा मैंने इस फॉर्मूले में पुट कर देनी है। तो मुझे क्या मिल गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, मुझे क्या मिल गया, वो मिल गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E3, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3। बेटा ये मिल गया, क्लियर है। तो ये हमारा क्या बन गया बेटा, टोटल थ्योरम का बन गया फॉर्मूला। क्लियर, समझ गए। तो जिससे हमें क्या मिल जाए, पूरा पोर्शन मिल जाए, उसे हम क्या कह रहे हैं बेटा, टोटल थ्योरम कह रहे हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसके बेस पे एग्जांपल देखते हैं, समझ में आपको अच्छे से आएगा। तो बच्चों अब ये एग्जांपल देखना है हमको, ठीक है। देखिए एग्जांपल देखिए क्या कह रहा है आपसे, कंस्ट्रक्शन जॉब जो है, ठीक है, आप जरा पढ़ेंगे इसे, तो कहता है आपसे इसमें
पहले आप लोग पढ़िए इसको, ठीक है, 1 मिनट, बाकी फिर मैं ड्रॉ करता हूं यहां पे। ठीक है, पढ़ लिया होगा आप लोगों ने। अब देखिए क्या कह रहा है कि एक इंसान ने एक जॉब करनी है। जॉब कैसी है? कंस्ट्रक्शन जॉब है। उस जॉब के अंदर में 0.65 चांस है कि स्ट्राइक हो जाए, है ना। तो इसका मतलब 2 केस बन गए कि स्ट्राइक होगी या स्ट्राइक नहीं होगी। 2 केस बन गए, ठीक है। तो मैंने वही 2 केस बना दिए भैया, E1 और E2, स्ट्राइक होगी या स्ट्राइक नहीं होगी। मतलब पूरे काम को मैंने तो भैया 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है, समझ गए। अब देयर विल बी अ 0.80 दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीट ऑन टाइम। तो ये एक इवेंट किसके लिए है? ये जो ए है ये क्या है कि जो काम हो टाइम पे कंप्लीट हो जाए। अगर ये एक पोर्शन है कि काम टाइम पे कंप्लीट हो जाए, तो आउटर पोर्शन क्या है कि काम टाइम पे कंप्लीट ना हो, वही तो है। तो इसीलिए हमें क्या देखना है, हमने बनाए इवेंट। पहला इवेंट क्या है बच्चों? पहला इवेंट है किसका? स्ट्राइक का। देयर विल बी अ स्ट्राइक। एक इवेंट है E2, कोई स्ट्राइक नहीं है, ठीक है ना। एक इवेंट ए है कि कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीट ऑन टाइम। कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीट ऑन टाइम। तो आप देख सकते हैं कि मैं 2 तरह के यहां पे देख रहा हूं इवेंट। बेटा एक तो इवेंट ये, एक पोर्शन ये रहा कि कंस्ट्रक्शन जॉब है और E1 है और कॉमन आ रहा है। एक पोर्शन ये रहा, तो इसका मतलब क्या है, हमें कंप्लीट चांसेस ए के फाइंड करने हैं। तो बेटा हम क्या लगाएंगे इसमें? टोटल थ्योरम, ठीक है। और वो क्या होती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, ठीक है, समझ गए। अब देखिए सुनिए क्या है नेक्स्ट चीज। अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो यार यहां पे क्या लिखा हुआ है? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 स्ट्राइक हो जाए, स्ट्राइक हो जाए, इसके चांसेस क्या हैं? स्ट्राइक हो जाए, द प्रोबेबिलिटी आर 0.65 दैट देयर विल बी अ स्ट्राइक, ठीक है। तो स्ट्राइक होने के चांसेस कितने हैं बेटा? 0.65। तो स्ट्राइक ना होने के चांसेस कितने होंगे बच्चों? कितने होंगे? 1 माइनस 0.65 इट मीन 0.35। क्लियर। अब अगर हम बात करते हैं अगला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1। इसका मतलब क्या है? हम ये सीख चुके हैं कंडीशनल में, आपको बताया था मैंने इसका मतलब क्या होता है। गिवन क्या है E1 कि भैया स्ट्राइक तो हुई है। गिवन क्या है कि स्ट्राइक तो हुई है, स्ट्राइक तो हुई है, बताओ काम टाइम पे हो जाए। स्ट्राइक हुई है, बताओ काम टाइम पे हो जाए। स्ट्राइक हुई है, ढूंढो यहां से 0.80 काम टाइम पे होगा अगर कोई स्ट्राइक नहीं है, एंड 0.32 काम टाइम पे होगा अगर स्ट्राइक है। तो हमने क्या कहा यहां पे? यहां पे क्या कहा हमने? स्ट्राइक है। क्या कहा हमने? स्ट्राइक है और काम टाइम पे हो जाए, क्या होगा? 0.32। 0.32 क्लियर। इसके बाद क्या कहता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E2। इसका मतलब क्या है कि स्ट्राइक, क्या मतलब इसका कि स्ट्राइक नहीं हुई, स्ट्राइक नहीं हुई और काम टाइम पे हो जाए। चांसेस क्या है? क्या चांसेस हैं? 0.80। स्ट्राइक नहीं हुई और काम टाइम पे हो जाए 0.80। अब बच्चे क्या करना है हमको ये वैल्यूज पुट कर देनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो गया? 0.32 इंटू 0.65 प्लस 0.80 इंटू 0.35। तो अब मैं मानता हूं कि सॉल्व करना तो आप लोगों को आता ही होगा, ये आप लोग खुद से सॉल्व कर लेना, ठीक है। ये क्या था आपका एग्जाम्पल था किसका? टोटल थ्योरम का। एक एग्जाम्पल और देखते हैं समझने के लिए। तो बच्चों अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम इसका, ताकि सब कुछ हमें अच्छे से आ जाए समझ में, ठीक है। देखिए क्या एग्जाम्पल है अगला। सबको थोड़ा टाइम दे रहा हूं मैं, 5 सेकेंड 10 सेकेंड जो भी है। सवाल पढ़ो एक बार, समझाएं फिर आपको हम लोग। हाँ, तो क्या कह रहे हैं सवाल में? वो सवाल में कह रहा है आपसे कि एक बॉल है,
एक अर्न है जिसके अंदर में 5 रेड और 5 ब्लैक बॉल्स हैं, ठीक है भैया। एक अर्न में हम कह रहे हैं भाई कि 5 ब्लैक बॉल्स हैं और 5 रेड बॉल हैं, ठीक है। अब देखिए, अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम एंड इट्स कलर इज नोटेड। इसका मतलब अब क्या कह रहा है आपसे, भैया एक बॉल इस अर्न से निकाली और उस बॉल का कलर नोट करा। अब इवेंट क्या बनेगा, तुमने यार एक अर्न में 5 ब्लैक बॉल्स हैं, 5 रेड बॉल्स हैं। वो कह रहा है आपसे कि भैया इस अर्न से एक बॉल निकाली, तो वो बॉल क्या हो सकती है, ब्लैक भी हो सकती है और रेड भी हो सकती है। तो आप क्या लिखेंगे, आप बनाएंगे 2 इवेंट, एक इवेंट E1, एक इवेंट E2। इवेंट E1 क्या बनना है, इवेंट E1 बनना है कि भैया ड्रॉन बॉल इज रेड इन कलर, ठीक है। अगला क्या बनेगा, ड्रॉन बॉल इज ब्लैक, ये बन जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। ड्रॉन बॉल इज ब्लैक बन गया, ठीक है। अब सोचो, अब नेक्स्ट क्या कहा उसने, भाई जो भी बॉल आई उसका कलर देखा, उस कलर की 2 बॉलें और डाल दी दोबारा से उस अर्न में। एग्जांपल लेते हैं, भाई उसने ऐसे बॉल निकाली, इसमें देखा लाल है, अच्छा लाल बॉल है तो ठीक है 2 लाल बॉल और डाल दो। तो इसका मतलब अगर इवन वाला इवेंट अगर हुआ होगा तो उसके बाद उस अर्न में अब हो जाएंगी 5 ब्लैक और 7 रेड, ठीक है। अगर E2 वाला इवेंट हुआ होगा तो उस अर्न में क्या हो जाएंगी, अब 7 ब्लैक और 5 रेड, सिंपल, कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर देखिए उसने क्या कहा आगे, उसने कहा कि फिर उस अर्न में से दोबारा से एक बॉल निकाली और बताइए उस बॉल का कलर क्या है, रेड है, तो क्या चांसेस होंगे। तो अब वो कहता है ए, रेड बॉल इज ड्रॉन इन सेकेंड चांस, ठीक है। सेकेंड टाइम पे आपके पास रेड बॉल आ जाए, इसके चांसेस क्या होंगे। ये सब होने के बाद दोबारा उसने बॉल निकाली, अब देखा रेड है कि नहीं है। तो यार प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ये डिपेंड करेगा टोटल थ्योरम में। यहां पे ऐसा कुछ नहीं कहा कि भाई ये आ रहा है जब ये गिवन हो, जब भी ऐसा ना हो तो क्या लगाना है आपको, टोटल थ्योरम अप्लाई करनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बन जाएगा ना। क्या करना है, E1 अभी सिखाया आपको मैंने, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 की वैल्यू कितनी है बच्चों, बताओगे, चलो यहां बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 की वैल्यू कितनी है बताओ, अरे बताओ। 5 रेड हैं, टोटल कितनी है 10 बॉलें हैं, तो 5/10 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 ब्लैक आ जाए बॉल, 5/10 1/2, ठीक है। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1 कितना होगा, सोचिए E1 हुआ है, गिवन क्या है, E1 हुआ है, तो रेड के चांसेस कितने हैं 7/12। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E2 हुआ है, चांसेस क्या है रेड बॉल आने के, E2 हुआ है 5/12। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो गया बच्चों, ये हो गया 7/12 इंटू 1/2 प्लस 5/12 इंटू 1/2। सिंपल है ना, सॉल्व करना आप लोग जानते ही हैं, आराम से आंसर निकाल लीजिए। तो बच्चों अब हमको स्टार्ट करना था आज बेस थ्योरम, और स्टार्ट करना है ना। तो टोटल थ्योरम में हमने क्या पढ़ा था, बताइए आपको कि कंप्लीट जो एक इवेंट है वो निकालना था हमें। अब बेस थ्योरम में हम एक बात करते हैं, हम बेस थ्योरम में बोलते हैं कि भाई अगर ये इवेंट ए है, फिर से वही एग्जांपल लेंगे, ये इवेंट ए है कि एक्सीडेंट का, और यहां पे एक इवेंट E1 है, E1 हमने मान लिया किसके लिए, बाइक के लिए,
और एक इवेंट E2 है, हमने क्या मान लिया, कार के लिए। तो हम क्या कह रहे हैं कि जो एक्सीडेंट है बाइक से और कार से होने के चांसेस मतलब ये वो हैं, ठीक है, कि पहला E1 इवेंट है कि वो बाइक से ट्रैवल कर रहा है, E2 इवेंट है वो कार से ट्रैवल कर रहा है। तो जो अगर जो ये पोर्शन है, ये पोर्शन क्या शो कर रहा है कि एक्सीडेंट हुआ है जब वो बाइक से ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। तो अगर हमें गिवन हो जाए कि एक्सीडेंट हुआ है और वो बाइक से ट्रैवल कर रहा है, ठीक है ना, तो आप इसे क्या लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E1, पता नहीं बेटा फॉर्मूला कंडीशनल का, सेम वही फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय ए इंटरसेक्शन E1 डिवाइडेड बाय ए, ठीक है ना। अब टोटल थ्योरम में हमने सीख लिया कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को हम क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E2 प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, ये हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E1, देखिए मैं अगर ऐसे लिखूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E1, अगर उल्टा लिखूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E1, तो क्या बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। तो इसे यहां ले जाओ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इज इक्वल टू क्या बन गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E1, ये बन गया बच्चों, क्लियर। तो हम देख सकते हैं कि अब यहां से हमें क्या मिल जाएगा, हमें यहां से मिलेगा बेस थ्योरम। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाय ए, या भी क्या मिलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। समझ गए। तो देखिए यहां से हमें अच्छे से क्या मिल रहा है, बेस थ्योरम का ये आपका फॉर्मूला हो गया। जब आपके पास 2 इवेंट हैं, अगर 3 इवेंट हो तो अकॉर्डिंगली 3 बार यहाँ पे समीशन सम आ जाएगा, ठीक। तो ये क्या आपके पास में बेस थ्योरम है। अब देखते हैं इसके हम कुछ एग्जांपल्स, जिससे समझ में आ जाए कि भाई कैसे हमको अप्लाई करनी है थ्योरम, ठीक है। तो बच्चों अब एक बहुत आसान सा एग्जांपल देखते हैं बेस थ्योरम का, ताकि सीख पाए कैसे अप्लाई करना है। वो कहता है कि एक बैग है जिस बैग में 3 रेड और 4 ब्लैक बॉल्स हैं, एक और बैग है जिसमें 5 रेड और 6 ब्लैक बॉल्स हैं, ठीक है। तो मैं यहां बात कर रहा हूं कि मेरे पास बैग 1 है, बैग 1 एंड बैग 2 है। बैग 1 में बच्चों कितनी है, बैग 1 में 3 रेड और 4 ब्लैक बॉल्स। बैग 2 में कितनी है बच्चों, 5 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल्स, ठीक है ना। तो अब वो कह रहा है कि हमने एक बॉल ड्रॉ करी वन ऑफ द बैग्स एंड इज फाउंड टू बी रेड। तो यार एक बात तो हो गई कि जब मुझे एक बॉल निकालनी है किसी भी एक बैग में से, उससे पहले मेरे पास कौन सा केस आ रहा है, मेरे पास उससे पहले ये आ रहा है कि मैं कौन सा एक बैग सेलेक्ट करूंगा, ठीक है ना। तो पहले मैं एक इवेंट मान रहा हूं E1 कि भैया बैग 1 सेलेक्ट हुआ है, बैग 1 सेलेक्टेड, ठीक है ना। बैग E2 आप क्या मान लीजिए बच्चों कि बैग 2 इज सेलेक्टेड। तो अब 2 बैग हमारे पास थे, हमने उन 2 में से एक बैग सेलेक्ट किया। अब वो कह रहा है कि उन दोनों में से कोई भी एक बैग जो भी आया है, उस बैग में से हमने क्या करा, रेड बॉल ड्रॉ करी। तो अब मेरे पास एक नया इवेंट क्या बन के आ रहा है कि रेड बॉल इज ड्रॉन, ठीक। रेड बॉल हमने ड्रॉ कर ली उस बैग में से। अब सवाल क्या पूछा है, हमें ये गिवन है एंड इज फाउंड टू बी रेड। हमें क्या गिवन है कि भाई जो बॉल आई थी वो रेड है, जो बॉल आई थी वो रेड है, बताइए कि वो बैग 2 में से आई हो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, मतलब ए तो हमको गिवन है और जो गिवन है वो नीचे आता है, हमें फाइंड करना है कि वो बैग 2 में से आई हो, बैग 2 में से आई हो फाइंड करना है। तो बच्चों अभी हमने क्या सीखा बेस थ्योरम में, अभी क्या सीखा है, इसे लिखते हैं उल्टा करके, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 डिवाइड बाय, अब 2 इवेंट पे डिपेंडेंसी है तो इनको पूरे को लिख दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2।
अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय इवन क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय इवन क्या है बताएंगे? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है गिवन है कि बैग 1 है। इसका मतलब क्या है? गिवन है कि बैग 1 है, गिवन है बैग 1 है। अब ठीक है भाई, गिवन है बैग 1 है, तो उस बैग 1 में से चांसेस क्या है रेड बॉल आने के? तो कितना होगा? 3/7। सिंपल। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आपके पास में है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E2। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि भाई बैग 2 गिवन है, तो बताइए चांसेस क्या है रेड बॉल आने के? 6/11। कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है ना। 5 रेड है और सॉरी तो 5/11 क्योंकि 5 क्या है रेड बॉल है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना होगा? भाई 2 बैग हैं, 2 बैग हैं, बैग 1 आ जाए 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना होगा? वो भी 1/2। ठीक है, तो अब हमें कुछ नहीं करना है, अब हमें यहां पे इसकी वैल्यूज पुट कर देनी है। तो इसकी वैल्यू कितनी है बेटा? इसकी आएगी 5/11 इंटू 1/2 डिवाइड बाय, इसकी वैल्यू कितनी है 3/7 इंटू 1/2 प्लस 5/11 इंटू 1/2। अब 1/2 कॉमन ले लो ऊपर से, यहां से भी कैंसिल, क्या बचा 5/11 3/7 प्लस 5/11। अब मैं मानता हूं कि ये सब बच्चे सॉल्व खुद से कर सकते हैं, तो जो भी आपका आएगा आंसर वो क्या हो जाएगा आपका इसका फाइनल आंसर। ये क्या ऐसे क्या करना है बेटा? बेस थ्योरम अप्लाई करनी है। ठीक है, तो बच्चों अब एक बहुत बढ़िया सवाल है बेस थ्योरम के बेस पे। देखिए, ऑफ पीपल हैविंग HIV 90% ऑफ द टेस्ट डिटेक्टेड डिजीज। देखिए क्या कहता है कि जितने भी लोगों का HIV हुआ है, जितनों का HIV हुआ है, उनमें से 90% लोगों का जो टेस्ट है उससे डिजीज का मालूम पड़ जा रहा है, मतलब कि अगर है तो टेस्ट क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। बट 10% क्या है जो अभी डिटेक्ट नहीं हुए हैं। ठीक है ना, समझ गए? तो 90% लोगों का जो टेस्ट है डिटेक्ट मतलब उससे पॉजिटिव आ चुका है, 10% लोगों का टेस्ट में पता नहीं चला। और जिनको नहीं है ऑफ पीपल फ्री ऑफ HIV, जिनको नहीं है उनमें से 99% लोगों का टेस्ट नेगेटिव आ गया है। बट 1% लोगों का जो टेस्ट है वो क्या शो कर रहा है? पॉजिटिव। तो बेसिकली ये फॉल्स पॉजिटिव है, नहीं है तब भी पॉजिटिव आ गया, और ये ट्रू पॉजिटिव है तब पॉजिटिव आ गया। अब कहता है कि पूरी पॉपुलेशन में से 0.1% लोगों को HIV है। पूरी पॉपुलेशन में से 0.1% लोगों को HIV है। अब एक इंसान को सेलेक्ट किया गया और ये गिवन है, गिवन द HIV टेस्ट एंड द पैथोलॉजिस्ट रिपोर्ट हिम है पॉजिटिव। वो उसको पॉजिटिव शो कर रहा है, ये गिवन है, ये गिवन है कि वो जो रिपोर्ट है उसे पॉजिटिव शो कर रही है। तो बताइए उसे एक्चुअल में HIV है, उसे एक्चुअल में HIV। तो सोच सकते हैं, यहां तो 2 इवेंट बन सकते हैं कि E1 एक इवेंट बन रहा है HIV है, E2 एक इवेंट बन रहा है HIV नहीं है, नॉट हैविंग HIV। ठीक है, और अब उसने क्या बात करी कि टेस्ट क्या आना चाहिए? पॉजिटिव आना चाहिए। ए टेस्ट इज पॉजिटिव। ठीक है, टेस्ट क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। अब उसने क्वेश्चन में क्या कहा है पहले अब ये देखो, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग फिर बेस में अप्लाई करेंगे। उसने कहा है कि गिवन है कि इसका टेस्ट पॉजिटिव आया है। गिवन क्या है कि टेस्ट पॉजिटिव आया है। अब गिवन है कि अगर टेस्ट पॉजिटिव आया तो बताइए कि उसको एक्चुअल में HIV है। गिवन है कि टेस्ट पॉजिटिव आया है, बताइए कि एक्चुअल में HIV है। तो भाई ये क्या होगा? ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E1 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E2 प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। समझ गए बात को? ठीक है ना। क्या करती है बेस थ्योरम? उल्टा लिख दो, E1 by A है, A by E1 लिखो, और साथ में क्या आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 आ जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E1, इसका मतलब क्या है?
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय इवन, इसका मतलब समझें पहले। गिवन है कि उसे एचआईवी है, गिवन है कि उसे एचआईवी है, और फिर टेस्ट पॉजिटिव आ जाए, तो देखिए अगर लोगों का एचआईवी है, ऑफ पीपल हैविंग एचआईवी 90% केस में क्या होगा, डिटेक्ट हो जाएगा। तो इसके जो चांसेस हैं वो 90% हैं, जिसको कि आप चाहें तो 0.9 डायरेक्ट लिख लीजिए। ठीक है, फिर अगला क्या कहा उसने, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसका मतलब क्या है, एचआईवी नहीं है और टेस्ट पॉजिटिव आ जाए, एचआईवी नहीं है और टेस्ट पॉजिटिव आ जाए। तो देखें कितने हैं, ऑफ पीपल फ्री ऑफ एचआईवी, जिनको एचआईवी नहीं है उनमें से 99% लोगों का टेस्ट क्या आ रहा था भैया, नेगेटिव आ रहा था, बट 1% का टेस्ट क्या आ रहा था, पॉजिटिव। तो कह रहा है कि एचआईवी नहीं है तब भी टेस्ट पॉजिटिव आ जाए। कितने हैं बेटा, वो है 0.1%, 0.1%, तो मतलब 0.001। क्लियर। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, कितनों को एचआईवी है, क्या कहा उसने, सॉरी यहां पे तो 1% है, यहां पे कितना है 1% है ना, 1% दे देता आपको, तो ये हो गया 0.01। और उसने कहा है पूरी पॉपुलेशन में से 0.1% लोगों का एचआईवी है, पूरी पॉपुलेशन में से 0.1% लोगों का एचआईवी है, तो कितना हो जाएगा 0.001। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, अब कितनों को नहीं होगा एचआईवी, 1 में से माइनस कर दो, कितना आ गया 0.999। तो बच्चों क्या करना है, वैल्यू पुट कर देनी बस हमको, 0.9 इंटू 0.001 डिवाइड बाय 0.9 इंटू 0.001 प्लस 0.01 इंटू 0.999, जो भी आएगा बच्चों सॉल्व कर लेना, इसको लिख लेना। ठीक है, अब देखो बच्चों, a man is known to speak truth 3 out of 4 times. He throws a die and reports that it is a 6. गिवन क्या है कि उसने रिपोर्ट किया है कि 6 आया है। चांसेस क्या है कि ये एक्चुअल में एक 6 आ जाए, तो इसका मतलब यहां से मालूम पड़ रहा है कि एक्चुअल में 6 आ जाए, ये बताना है आपको। तो ठीक है, एक इवेंट इवन मानिए, एक इवेंट इवन मानिए कि 6 अकर्स, और एक इवेंट मानिए 6 डज नॉट अकर। तो 2 इवेंट मान लिए, 6 आया 6 नहीं आया। ठीक है, अब 6 नहीं आया और 6 आया, और एक इवेंट क्या है, उसने रिपोर्ट किया है कि 6 आएगा, he reports that it is a 6। अब सबसे पहले बेस में क्या काम करना बच्चों, आपको पहले फाइंड क्या करना है, ये देख लो, फाइंड क्या करना है। गिवन है कि भाई 6 आया है, बताओ कि एक्चुअल में 6 आया हो, तो ये है। अब क्या करो, उल्टा कर लो इसका, एक तो बेस थ्योरम, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय इवन, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय इवन, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, ये हो गया। तो भाई अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय इवन क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय इवन क्या है बताएंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय इवन क्या है कि वो क्या कह रहा है कि वो 3 बार सच बोल रहा है आउट ऑफ 4 टाइम्स। ठीक है ना, 4 बार बोल रहा है तो उसमें 3 बार सच बोल रहा है। तो अब यहां पे इसका मतलब क्या है कि 6 आया और 6 आया और 6 ही उसने रिपोर्ट किया, 6 आया और 6 ही उसने रिपोर्ट किया है। तो ये क्या बात बन रही है, ये बात बन रही है सच बोल रहा है, और सच बोल रहा है कितना, 3 आउट ऑफ 4 टाइम्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या बन रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E2। इसका मतलब क्या बच्चों, इसका मतलब क्या है कि सच बोल रहा, सॉरी कि 6 नहीं आया है, 6 नहीं आया है, फिर भी उसने 6 बोला है,
6 नहीं आया है फिर भी उसने 6 बोला है तो झूठ बोल रहा है, 1/4। ठीक है, सिंपल है। अब क्या कर देना है, वैल्यू पुट कर देनी है, 3/4। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन कितना है, 6 आने के चांसेस क्या होते हैं एक डाई के थ्रो पे, 1/6, और ना आने के कितने होते हैं बेटा, 5/6। ये तो बहुत सिंपल सा केस है, ठीक है ना। तो 3/4 इंटू 1/6 डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई इवन, 3/4 इंटू 1/6 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई 2, 1/4 इंटू 5/6। क्लियर, जो भी है सॉल्व कर लें, से कॉमन लेके आपका आंसर आ जाए। हाँ बच्चों देखो, अब पहला सवाल है कि इन आंसरिंग अ क्वेश्चन ऑन अ मल्टीपल चॉइस टेस्ट अ स्टूडेंट आइदर नोज द आंसर और गैसेस। ठीक है, या तो उसे आंसर पता है या वो तुक्का मार रहा है, कोई एक काम है। तो उसने साफ साफ में बता दिया भैया कि 2 इवेंट बनने हैं। एक इवेंट क्या बनना है, इवन बनना है कि वो आंसर जानता है, ठीक है। एक इवेंट E2 बनना है कि वो तुक्का मार रहा है, ठीक। अब वो कहता आपसे लेट 3/4 द चांसेस ही नोज द आंसर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन कितना बच्चों, 3/4, कि उसे आंसर पता है, इसके चांसेस क्या है 3/4। 1/4 चांसेस है कि उसने तुक्का मारा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना बच्चों, 1/4। क्लियर, ठीक है। Assuming that a student who guesses at the answer will be correct is 1/4। अब तो यहां पे देखिए, अब एक नया इवेंट आ गया है कि आंसर क्या है, करेक्ट है। एक इवेंट ई मानिए कि आंसर इज करेक्ट। अब वो कहता है हमें पहले फाइंड क्या करना है देख लेते हैं। उसने कहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट नोज द आंसर। गिवन है कि उसने आंसर करेक्ट जवाब दिया हो और उसको पता हो आंसर, इसके आपको चांसेस निकालने हैं। तो बेटा बेस पर क्या कर दिए, लिख दो उल्टा करके, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई इवन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई इवन, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। क्यों, सही है ना, सही है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज क्या है बेटा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई इवन है कितना, देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई इवन है कितना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई इवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई इवन है। देखते हैं क्या है कि उसने कहा है कि उसको आंसर पता है और आंसर ठीक हो जाए, उसको आंसर पता है और आंसर ठीक हो जाए। सोचो, आंसर पता है, मालूम है ये आंसर है और ठीक हो जाए, ये तो श्योर इवेंट हो गया। चांस कितने हो गए इसके, चांस क्या हो गए, 1 है ना। पता है आंसर ये है तो सही हो ही जाएगा। अगर उसको आंसर नहीं पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E2, अगर उसे आंसर नहीं पता है, अगर नहीं पता है और सही हो जाए तो एज्यूमिंग दैट हु गेसेस एट द आंसर विल बी करेक्ट विद प्रोबेबिलिटी 1/4। कितना बेटा वो 1/4, ठीक है ना। क्या करना बच्चों, क्या करना है, वैल्यू पुट कर देनी है, कर देंगे वैल्यू पुट, ठीक है। और 1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन 3/4 प्लस 1/4 इंटू 1/4, जो भी है बेटा वैल्यू पुट करो, आंसर निकाल लो, ठीक है, सिंपल, ठीक। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, नोट कर लेंगे सब बच्चे। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, अ कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स इज लॉस्ट। ठीक है भाई, 52 कार्ड्स में से एक कार्ड खो चुका है और जो बचे हुए कार्ड हैं उसमें से आपने 2 कार्ड निकालने हैं। बचे हुए कार्ड में 2 कार्ड निकालने हैं, 51 कार्ड बच गए हैं, ठीक है। और जो बचा हुआ कार्ड है इट इज फाउंड टू बी बोथ डायमंड्स। और जो कार्ड निकाले, बचे हुए कार्ड में से जो 2 कार्ड निकाले वो दोनों ही कार्ड क्या हैं, डायमंड के हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस्ट कार्ड बीइंग अ डायमंड, तो यहां से मुझे क्या मिल रहा है कि खोया हुआ कार्ड डायमंड हो, उसके चांसेस क्या है। गिवन क्या है, गिवन क्या बच्चों,
गिवन ये है यहाँ पे कि भैया दोनों कार्ड किसके आए थे, डायमंड के आए थे। चांसेस निकालो कि खोया हुआ कार्ड भी क्या हो, डायमंड का हो। तो मैं क्या करूंगा, दो इवेंट बनाऊंगा, लॉस्ट कार्ड इज डायमंड, लॉस्ट कार्ड इज नॉट डायमंड। ठीक है ना, ठीक है, क्लियर है, ओके। अब वो कहता है एक इवेंट ए है कि बोथ ड्रॉन कार्ड्स आर डायमंड्स, बोथ ड्रॉन कार्ड्स आर डायमंड्स। दोनों जो कार्ड निकाल दिए वो किसके हैं, डायमंड के हैं। तो बड़ी सिंपल सी बात है बेटा, देखो ना, उसने क्या कहा कि कार्ड खोया है। अब कार्ड खोया है तो दोनों कार्ड डायमंड के आ जाएं। तो सोचो, अगर कार्ड खोया है, डायमंड का कार्ड अगर नहीं खोया होगा तो चांसेस अलग होंगे आने के, अगर कार्ड खोया होगा डायमंड का चांसेस अलग होंगे आने के। तो डिपेंड करता है किस पे, डायमंड के कार्ड के खोने पे या ना खोने पे। तो इसलिए हमने क्या माने हैं, दो इवेंट माने हैं, लॉस्ट कार्ड इज डायमंड या फिर लॉस्ट कार्ड इज नॉट डायमंड। तो बोथ ड्रॉन कार्ड्स आर डायमंड्स, ठीक है। तो बच्चों अब देखें, चलो देखते हैं क्या होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, भैया डायमंड के कार्ड कितने होते हैं बच्चों, 13 कार्ड होते हैं, ठीक है ना, आउट ऑफ 52। तो 13/52 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना बेटा, 39/52। जो डायमंड नहीं है 39 हो गए, तो कह सकते हो 3/4। अब हमें क्या कहा गया है, गिवन क्या है, गिवन यह है कि भैया दोनों कार्ड किसके आए हैं, डायमंड के। गिवन है कि दोनों कार्ड किसके आए हैं, डायमंड के। ये गिवन है आपको कि दोनों कार्ड किसके आए, डायमंड के आए। बताओ कि खोया हुआ कार्ड भी क्या हो, डायमंड का हो। दोनों गिवन कार्ड डायमंड के हैं, बताओ कि खोया हुआ कार्ड भी क्या हो, डायमंड का हो। इसके चांसेस क्या होंगे। तो बच्चों हम सब जानते हैं कि बेस पे क्या कर दिया, लिख दो, उल्टा करके लिख देते हैं। ठीक है ना, लिख दिया उल्टा करके। अब क्या होगा, देखो भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय इवन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय इवन, कि भाई ए बाय इवन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय इवन। गिवन है कि लॉस्ट कार्ड किसका है, डायमंड का है। गिवन है कि लॉस्ट कार्ड किसका है, डायमंड का है, ठीक है। लॉस्ट कार्ड डायमंड का है, ये गिवन है। तो डायमंड कार्ड खो गया, अब कितने कार्ड रह गए, 12। डायमंड का रह गए 12 कार्ड, क्योंकि भाई एक कार्ड खो चुका है, ठीक है ना। डायमंड का एक कार्ड खो चुका है, 13 कार्ड डायमंड के थे, तो कितने रह गए, 12 कार्ड रह गए। 52 कार्ड टोटल थे, अब उसमें से एक कार्ड खो गया है, तो कितने कार्ड रह गए हैं, 51 कार्ड रह गए हैं। तो जब मैंने अब 12 रह गए डायमंड के कार्ड, क्योंकि खोया हुआ कार्ड क्या है, डायमंड का है। 12 रह गए इसके कार्ड किसके बेटा, डायमंड के, और 51 किसके हैं, टोटल कार्ड हैं। तो एक कार्ड आपने ड्रॉ किया, तो उसके चांसेस क्या हैं डायमंड आने के, 12/51 इंटू अगला कार्ड भी डायमंड ही आएगा, अगला कार्ड भी डायमंड ही आएगा बेटा, है ना। रिप्लेसमेंट यहां पर है नहीं। अगला कार्ड भी अगर डायमंड आएगा तो एक कार्ड तो खो गया डायमंड का, 12 बचे। एक कार्ड यहां पे निकाल दिया, 11 बचे। टोटल कार्ड 2 कम हो गए ना, तो कितने हो गए, 50। क्लियर। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E2 बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E2 क्या बनेगा बेटा, इसका मतलब क्या है कि खोया हुआ कार्ड डायमंड का नहीं था। तो अगर खोया हुआ कार्ड डायमंड का नहीं है तो बेटा डायमंड अभी पूरे के पूरे 13 कार्ड है, पर टोटल कार्ड कितने हैं बेटा, 51, क्योंकि कार्ड खोया तो है ना, डायमंड नहीं खोया पर कार्ड तो खोया है। तो 13/51 इंटू बेटा एक कार्ड कम हो जाएगा, 12/50। तो बस यहां वैल्यू पुट करें,
12 by 51, 11 by 50 into 1 by 4 divided by 12 by 51, 11 by 50, 1 by 4 plus 13 by 51, 12 by 50, 3 by 4। तो बेटा ये अपॉन से 51, 54 कॉमन आएगा, यहां से भी कैंसिल, ऊपर से भी देखो 12 कॉमन आ रहा है, यहाँ पर भी 12 कैंसिल, फिर क्या बचा 11। बेटा पूरा मल्टीप्लाई मत करना, थोड़ा पहले सॉल्व कर लेना, इजी रहता उससे। यहां बचा 11, यहां बचा 13 इंटू 3 39, तो कितना आ गया बेटा ये 11 by 50, ये आपका आंसर है। ठीक है।